Piyush? You did not come in the first class. अरे यार, देव तो 1 घंटा लेट आया था. चलें स्टार्ट करें. लिखो 27 मई टू 9 जून. भाई ये लिखो इलेक्शंस टू द 18th लोकसभा. इलेक्शंस टू द 18th लोकसभा. बहुत ध्यान से करना है, इस पे 5 क्वेश्चंस आने हैं. इलेक्शंस टू द 18th लोकसभा. पहला क्वेश्चन, ये लोकसभा इलेक्शन कौन सा है? कौन से नंबर का लोकसभा इलेक्शन था ये? 18th. दूसरा, द इलेक्शन लास्टेड फॉर 44 days. लॉन्गेस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शंस. अभी लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि इंडिया के पहले इलेक्शंस कब हुए थे? 1951 से लेके 52 तक, मतलब अक्टूबर टू फरवरी. अब ये इलेक्शंस कितने महीने चले? 4-5 महीने. 4-5 महीने मतलब. और टोटल कितने लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं? 18. तो जो फर्स्ट इलेक्शन थे वो 4 to 5 months चले थे. उसके बाद सबसे लंबे इलेक्शंस इस बार हुए हैं. 44 days तक इलेक्शन चले देश में. समझ में आया इसका मतलब? लॉन्गेस्ट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि सबसे ज़्यादा लंबे चुनाव कब चले थे? पहला 18th कैसे भाई? 18th सेकंड पे आएगा. समझ में आ रहा है? लॉन्गेस्ट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन. अगर लॉन्गेस्ट पूछ लेगा तो आंसर फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा. ठीक है, जिसमें कौन जीता था? जवाहरलाल नेहरू यार. ठीक. लार्जेस्ट पार्टी कौन आई है इस बार? बीजेपी. इसके बाद समाजवादी पार्टी. ठीक. बीजेपी के कितने आए एमपीज? 240. इनके कितने आए? 99. और समाजवादी पार्टी के 37. ठीक. इसके बाद मेजॉरिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 545 सीट्स हैं. 545 का हाफ 272.5. क्या आधा आदमी हो सकता है? आधा आदमी हो सकता है. तो राउंड ऑफ फिगर कितना हो गया? तो मैजिक फिगर कितना था? 273. अब की बार 400 पार. आगे चलो. तो फुल मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? लगभग 273 के आसपास. ठीक है. अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछ ले शायद. 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे. एक था एनडीए और दूसरा था इंडिया अलायंस. इंडिया अलायंस लेड बाय while एनडीए was led by बीजेपी. ये इसमें बहुत सारे पार्टीज हैं. एनडीए में कितनी पार्टीज हैं? 38 पार्टीज. कितनी पार्टियां थी? और इंडिया अलायंस में कितनी पार्टीज थी? 26. ठीक. एनडीए में कितनी? 38. और इंडिया अलायंस में कितनी थी? 20. फिर एक फिगर लिख लो. 66% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वोटेड इन द इलेक्शंस. समझ में आया? इसमें समझाने का कुछ है? 14% ऑफ इलेक्टेड एमपीज
आर विमेन, 14% ऑफ इलेक्टेड एमपीज आर विमेन। चलें आगे, बोलें आगे बढ़ें। अब देखो एक और क्वेश्चन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? कौन होगा बताओ? अखिलेश यादव कि राहुल गांधी? क्यों? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन वर्ड मेंशन्ड नहीं है। 1970 एक लॉ बना था, जब कोई चीज लॉ से आती है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी, लॉ को स्टैट्यू बोलते हैं, स्टैट्यूट, लॉ को स्टैट्यूट बोलते हैं। तो कोई चीज़ अगर किसी लॉ से बनती है तो स्टैट्यूटरी, ठीक है, पक्का? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो, बट एक लीगल पोजीशन टू 1977 एक्ट। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता कौन है? कोई भी ऐसी पार्टी जिसके पास 10% ऑफ टोटल एमपीज हों। टोटल एमपी कितने हैं? लगभग 543, 545 मान लेते हैं। 545 का 10% कितना हुआ? 54.5। तो जिस भी सरकार के पास, जिस भी पार्टी के पास लगभग 55 एमपी होंगे, उनका लीडर क्या कहलाएगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। 55 एमपी किसी के पास हैं? किसके पास है 55 एमपी? कांग्रेस। इसलिए तुमने देखा होगा कल राहुल गांधी जी मोदी जी के साथ घूम रहे थे, तो मोदी जी क्या बन गए? राहुल गांधी क्या बन गए? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों है? 2014 से जब से चुनाव हो रहा है, मतलब चुनाव तो बहुत पहले से हो रहे हैं, 51 से हो रहे हैं, 14 में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास 10% क्या हो एमपी। 14 में कोई नहीं था, 19 में कोई नहीं था जिसके पास क्या हो 10% एमपी। नहीं समझ में आया? 2024 में 10 साल बाद कोई ऐसी पार्टी आई है जिसके पास 10% ऑफ टोटल एमपी से ज़्यादा एमपी है। 10% मतलब 55 एमपीज़, 55 एमपीज़ मतलब 99 एमपी किसके पास? कांग्रेस के पास। इसलिए कांग्रेस से इस बार क्या बनेगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्वेश्चन आ सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन बना देगा, इज द टर्म लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस। बेवकूफ़ हो क्या? अभी बताया था, ये साफ साफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाम का शब्द नहीं है। एक कानून है 1977 का जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंशन्ड है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज अ स्टैट्यूटरी पोजीशन, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता कौन है? आदमी के पास 10 होते हैं। कितनी है? 545। 10% हो गया 54.5, मतलब 55 एमपी जिसके पास होगा उसी पार्टी से क्या आएगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसीलिए 55 एमपी किसके पास है? कांग्रेस के पास है 55 एमपी। ये देखो 99। तो राहुल गांधी बन गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये वाला चुनाव कितने दिन चला? 44 डेज। जो देश का पहला चुनाव था वो कितने दिन चला था? लगभग 4 से 5 महीने। अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? लोकसभा के 18, ये 18वां था। जो सबसे पहला था वो 4 से 5 महीने चला। उसके बाद लॉन्गेस्ट कौन सा रहा है? 44 डेज, ये 18th लॉन्गेस्ट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इसके बाद बीजेपी की कितनी सीट्स? 240, कांग्रेस की 99, समाजवादी की 37। मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए? 273। अब की बार 200 पार। हाँ, अब की बार चले आगे। थोड़ी रह गई हैं?
अच्छा ये बताओ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वर्ड पे इतनी डिबेट क्यों कर रहे हैं, इतना पढ़ा क्यों रहे हैं? पहली चीज़ तो तुमको मैंने बताई कि 2014 में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास 10% MP हो। 2019 में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास 10% MP हो। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था वो खाली पड़ा रहता था, तभी लोग बोलते थे ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है। अब इस बार बन गया ऑपोजिशन, बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अब देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का फ़ायदा क्या होता है? जो भी आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पे बैठता है ना, उस आदमी के पास जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, सबसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। इस आदमी को कैबिनेट मिनिस्ट्री के बराबर की औकात मिलती है। इसकी सैलरी, इसका घर, इसकी प्रिविलेजेस, इसकी पावर, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं बैठेगा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री तो वो तो सरकार जिसकी है उसकी है, ये बैठता नहीं है। पर इसकी जो प्रिविलेज होती है, जो इसके अलाउंस होते हैं, जो इसकी सैलरी होती है, जो इसकी औकात होती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर होती है। समझ में आया? राहुल गांधी कौन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि 54 से ज़्यादा सीट आई है, पिछली बार से आई नहीं रही थी। समझ में आया? पक्का? मैंने एक चीज़ और बताई कि इस बार टोटल MP में 14% वुमेन कितने हैं? 14%। 66% देखो ये सब बताया हुआ है। 60% ऑफ पॉपुलेशन वोटेड इन द इलेक्शन। मतलब अगर पूरे देश में 100 की आबादी है तो 66 लोगों ने क्या किया है? वोट डाला है। 14% जो MP क्या है, मान लो 100 MP इलेक्ट हो गए हैं, इसमें 14 क्या हैं? औरतें। दो गठबंधन थे, दो लोगों में चुनाव था, NDA वर्सेस इंडिया अलायंस। NDA में कितनी पार्टियां थी? 38 पार्टीज मिलकर NDA बना रही थी। और इंडिया में कितनी पार्टी थी? 26। पूछ सकता है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? पक्का? अब तुमको एक देखो बढ़िया चीज़ बताते हैं। अगर तुमको देश किससे चलता है? अभी पिछले क्लास में बढ़िया लॉ, और सबसे बड़ा लॉ कौन सा है देश का? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द लैंड, लॉज का लॉ, मदर ऑफ ऑल लॉज, सारे कानूनों की माँ है ये, मदर ऑफ ऑल लॉज। कोई भी कानून इसके विरोध में नहीं जाएगा। विरोध में जाएगा तो जुडिशरी बैठी है, अभी जुडिशियल रिव्यू समझाया था। अगर कोई भी देश का कानून इससे अलग जाने की कोशिश करेगा तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर लगाएंगे। कोई एक वकील इनके वहाँ पहुँचेगा, जुडिशियल रिव्यू की पावर लगाते ही इस लॉ को क्या कह देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ख़त्म, स्वाहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ख़त्म। तो सबको किसके हिसाब से चलना है? इसलिए तुम देखो राहुल गांधी अभी जब कल पहुँचे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की हाथ में बुक थी, मीम देखना, ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे। अभी जब पहला सत्र लगा था, अभी लगा है, तो उसमें देखो अपोजिशन वाले अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिए हुए हैं। अब ये बताओ वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके क्यों घूम? सब कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ऐसे दिखा रहे हैं? बताओ। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी की सत्ता बनी नहीं, पर क्यों खुश हैं? वो ये कह रहे हैं हमने किसको बचाया। अब तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कैसे बचा लिया? अब मोदी जी ने कहा, देखो पहली बात समझो, हो सकता है उनका इंटेंशन हो, कभी भी इतने बड़े लेवल का नेता ये सब नहीं बोलता है। मोदी जी ने कभी नहीं बोलेंगे, किसी छोटे नेता से बुलवा भले ही दे, मोदी जी कैसे बोल देंगे यार? कोई मजाक थोड़ी है। तभी तो तुमको बोलो कॉन्स्टिट्यूशन सबको आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे ख़त्म कर दूंगा। अब तुम देखो इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, और सारी मोटी मोटी मेन चीज़ें कहाँ लिखी हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रेसिडेंट का पावर, सुप्रीम कोर्ट का पावर, हाई कोर्ट का पावर, इलेक्शन कमीशन का पावर, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं? ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी बदलना होता है
तो तुमको सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होती है, 2/3 और 2/3, और फिर प्रेसिडेंट का भी साइन चाहिए होता है। चलो प्रेसिडेंट तो जेब में है, माइंड मत करो, लेकिन है तो द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की बनाई हुई, साइन तो करेंगी। अब एक तो राज्यसभा में फंसेगा मामला और लोकसभा में भी फंस जाएगा। कैसे? 545 सीट पकड़ के चलते हैं, कितनी चाहिए होंगी? लगभग यही तो चाहिए होगा। इतने सांसद चाहिए होंगे, इतने है ही नहीं। 273 तो इन्होंने नायडू और इन सब के साथ मिलके बनाया है, नीतीश कुमार के साथ, तब तो 273 पहुंच रहा है। 364 करने के लिए कितने लोगों की चाहिए होंगे समर्थन? मिलेगा ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना मुश्किल हो गया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना मुश्किल हो गया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लिया। हमने मतलब मैं नहीं, ऑपोजिशन वालों ने। इसलिए खुश है ऑपोजिशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? इलेक्शन से इतना ही पढ़ना है। अब वहाँ बेबी रानी मौर्य जीत गई, फलाने जगह में यादव जी जीत गए, ये सब नहीं पूछेगा। सारे नहीं पूछेगा, ऊपर के 4-5 पूछ लेगा बस। 5-6 जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो लगभग सब सेम ही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, और कौन इम्पोर्टेंट में होता है? होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। ऊपर के 7-8 पूछेगा। वो सारे मत पढ़ने लग जाना कि जीतन राम मांझी जी कौन से बन गए, वो सब सबको खुश किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और तुमको सिखाते हैं। मोदी जी के पास 240 सीट आई और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए था? तो मैं 33 MP ले आया। अब मुझे इन्हें खुश करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो कभी भी बोलेगा सत्ता गिरा दे। तो अब ये हाथ खींच ले। समझ में आ रहा है? वो देखिए शिवाजी द बॉस, उसमें क्या बोलता है उसको, वो जो शिवाजी द बॉस से लड़ता रहता है, आदि नहीं रहता एक आदि, तो आदि उसको क्या बोलता है? सत्ता गिरा दे। तो सत्ता गिराने का मतलब क्या है? वो खुद PM नहीं है पर सरकार गिराने का दम है उसमें। तो मोदी जी किसी से भी बदमाशी कर लेंगे, ये 33 लोगों से नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो होता क्या था। अभी तो मोदी जी फिर भी बेहतर स्थिति में, 240 इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर। अगर हम मान लो एक्स नाम का बंदा चुनाव लड़ा और एक्स नाम के बंदे के 190 MP आ रहे हैं, तो वो कहीं से 10 जुगाड़ेगा, फिर कहीं से 12 जुगाड़ेगा। जुगाड़ पानी करके कितने बना लेगा? अब होता क्या था चुनावों में, जुगाड़ में वो कहते थे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो वो बोलता था मैं नहीं आऊँगा। बोलेगा आ जाओ तुमको मिनिस्टर बना देंगे, आ जाओ तुम्हें भी मिनिस्टर बना देंगे। तो सबको मिनिस्टर बना देते थे, आदमी चला भी आता था। 2003 में रोक लगा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। अब ये तुम मुझे बताना, होमवर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा नंबर का चेंज था ये? भाई हर बार चेंज होगा तो नंबर होगा ना, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट। तो एक कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था? 2003 में बोला गया कि जितने सांसद हैं उसका सिर्फ 15% तक ही मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब अगर 545 सांसद है तो इसका 15% कितना हुआ? लगभग इतना, 81-82 हुआ। तो 81-82 ही लोग मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं बस, ये भी कम नहीं है। पहले क्या होता था, कोई लिमिट नहीं थी। तो 110 सीट पाए, 150 सीट पाए, उमाम भाई तुम भी आ जाओ, भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम्हें भी MP, तुम भी मिनिस्टर, तुम भी मिनिस्टर। तो इतने सारे सब मिनिस्टर रहते थे।
अब सब मिनिस्टर नहीं रह सकते, पर अभी भी स्कोप कितना है। इसलिए तो तुमने देखा था मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो पीछे कितने सारे बैठे हुए थे। हम लोग तो 8 ही 10 के नाम जान रहे थे, पीछे देखे थे कितने बैठे हुए थे। शपथ चलती रही 2.5-3 घंटा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मिनिस्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15% बस। समझ में आया? तो मोदी जी, यहाँ तक का मोदी जी के पास स्कोप है। अगर मोदी जी को दिक्कत होगी, सबको बना दो कुछ कुछ। समझ में आया? बाकी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वे पेप की थ्योरी भी होती है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा भी इस एज में इतना ही आना चाहिए। ठीक समझ में आया? ये टॉपिक समझ में आ गया? पक्का? कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मुश्किल क्यों होगा, ये समझ में आ गया? अब उतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलें आगे। अब इसके बाद लिखो ऑस्ट्रेलिया टू रिक्रूट। टॉपिक 2, ऑस्ट्रेलिया टू रिक्रूट इट्स आर्मी members from other friendly states। ऑस्ट्रेलिया में आर्मी में शॉर्टेज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में शॉर्टेज आ रही है, वहाँ लोग ही नहीं है इतने, आर्मी में जाना ही नहीं चाह रहे हैं। क्लास 5-6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इंडिया में जितना आदमी रेलवे में ट्रैवल कर रहा होता है एनी गिवन पॉइंट टाइम, मतलब किसी भी समय घड़ी का उठाओ, और जितना आदमी इंडिया में रेलवे में ट्रैवल कर रहा होगा अभी जितनी ट्रेनें चल रही पूरे इंडिया में, उतना ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन है। समझे? जितना हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं इस समय हिंदुस्तानी, उतनी उनकी पूरी पॉपुलेशन है, और तब भी वर्ल्ड का फाइनल हरा देती है, हरा ही देती है। अब देखो इंडिया की आर्मी में लोग नहीं मिल रहे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, विश्व युद्ध 2, तो 5 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया था, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस नहीं है, और कनाडा। ये पांचों कंट्रीज में कॉमन बताओ क्या है? ये पांचों इंग्लिश बोलते हैं और गोरे हैं। अब तुम्हारे फ्रांस क्यों नहीं? क्योंकि फ्रांस फ्रेंच बोलता है, जर्मन जर्मनी बोलता है, रशियन रशिया का रशियन बोलता है, स्पेन का स्पेनिश बोलता है, पोर्चुगल का पोर्चुगीज़ बोलता है। ये पांचों कंट्रीज़ इंग्लिश बोलती है। ये पांचों कंट्रीज़ अपनी मदर कंट्री यूके को मानती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पांचों कंट्रीज़ अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। इनका जो भी रॉ और आईबी है, जैसे अपने अगर बाहर कोई दिक्कत होती तो रॉ, टाइगर जिंदा है सलमान खान, और देश में कोई दिक्कत इंटरनल सिक्योरिटी की होती तो आईबी। रॉ होता है बाहर के लिए और आईबी होती है इंडिया में। ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऐसे ही जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, पांचों अपना सारा डेटा एक दूसरे में शेयर करते हैं, और ये अपने आप को पांचों मिलके क्या कहते हैं? 5 आइज़, दुनिया की 5 आँखें। तो ऑस्ट्रेलिया ये अब आर्मी में किसी को भी तो नहीं रख लोगे ना, आर्मी में तो भरोसे वाले ही लोग आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शॉर्टेज है लोगों की, इन 5 कंट्री लोग आके हमारी आर्मी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बस ये इंपॉर्टेंट है 5 आइज़। पिछले से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन पूछा गया। चलें आगे। 5 आइज़ अलायंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 5 आइज़, 5 आइज़ अलायंस। कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? यूपी नहीं, यूएस, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अच्छा ये बताओ यूएस बना कैसे? यूपी से।
ठीक। अब देखो क्या होता था, यूरोप में पड़ती है ठंड लगभग 8 महीने। अब पहले फ्रिज नहीं होते थे और यूरोप के लोग मीट खाते हैं। तुमने एक चीज़ देखा होगा, अचार को लंबा चलाना होता है तो अचार में क्या डालते हो? तेल और मसाले। इसलिए देखो अचार कभी सड़ता नहीं है ना। तो मीट में भी यही होता है, फ्रिज होती नहीं थी। अब मीट 4-8 महीने बर्फ़ पड़ेगी, 4 महीने में जो करना है कर लो। हंटिंग करके 4 महीने में बहुत सारी मीट इकट्ठी कर ली जाएगी। फ्रिज तो है नहीं, तो क्या चाहिए होगा? मसाले चाहिए होंगे। मसाले कहाँ पैदा होते हैं? गर्म जगह पे। मसाले हुआ करते थे इस वाले रीजन में। मसाले इस रीजन में होते थे, किसमें? इंडोनेशिया, इंडिया, ये केरल, यहाँ मसाले होते थे। तो मसालों का व्यापार हुआ करता था। मसालों का व्यापार कैसे होता था? ये सऊदी अरेबिया वगैरह के जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर, ये खरीदते थे, ले जाते थे, और फिर इधर रोम, इटली में तुमने सुना होगा रोम, यहाँ बेचते थे। फिर रोम की मार्केट से पूरे यूरोप में बिकती थी। यही सिस्टम चलता था। 1200-1300 की बात कर रहे हैं। 1200 जिस पेन से बना रहा हूँ उस पेन से समझ लो। 1200, 1300, 1400 सन की बात कर रहे हैं। ठीक। अब देखो फिर क्या हुआ, 1453 हुआ। 1453 में यहाँ पे एक कंट्री है टर्की, और टर्की एक इस्लामिक कंट्री है ना। टर्की में खलीफा का राज आ गया। ठीक। अब जब टर्की का राज आया तो टर्की ने यहाँ पे सारा ट्रेड बंद कर दिया। अच्छा, ट्रेड आदमी मुनाफे के लिए ही करता है। ये इतने ज़्यादा चुंगी लेता था, इतना टैक्स लेता था कि इनका मुनाफा कुछ बचता ही नहीं था। जब मुनाफा ही नहीं बचेगा तो तुम ट्रेड करोगे नहीं। तो अब यहाँ के लोग परेशान हो गए, जो वहाँ के व्यापारी थे परेशान हो गए। ये मत समझना कि लोगों के लिए परेशान हो गए, उनका प्रॉफिट बंद हो गया। अब क्या करें? तो यहाँ पे बहुत सारे राजा हुए। जैसे एक राजा हुए हेनरी द नेविगेटर, पोर्चुगल के, ये याद नहीं करना है। इन लोगों ने बोला कि जाओ और इंडिया के लिए और इन देशों के लिए दूसरे रास्ते ढूंढो। तो यहाँ से बहुत सारे लोग निकलना शुरू हुए। अब उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बस लोग निकलते थे। तो का एक आदमी आया, किस नाम का? कोलंबस नाम का एक आदमी आया। कोलंबस आया 1492 में। कोलंबस ढूंढने निकला था इंडिया। कोलंबस किसको ढूंढने निकला था? इंडिया को ढूंढने निकला था, पर ढूंढते ढूंढते पहुंच कहाँ गया? अमेरिका। और उसको लगा यही इंडिया है, तो उसने, तभी तुमने देखो अमेरिका के नीचे के आइलैंड का नाम है वेस्ट इंडीज़। इंडिया नाम से आया, वेस्ट इंडियंस। उसको लगा ये इंडिया है, पर पता चला ये इंडिया नहीं है। यहाँ तो कुछ ट्राइब्स रहती थी। ट्राइब्स समझते हो? जनजातियाँ। इसलिए असलियत में अमेरिका में जो लोग रहने वाले हैं उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। वो लाल लाल से दिख रहे थे, तो कोलंबस ने उनका नाम रख दिया रेड इंडियंस। बाद में कोलंबस को पता चला ये तो इंडिया है ही नहीं। इसीलिए लोग बोलते हैं अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। ठीक। एक नई जगह मिल गई। 1498 में फिर क्या हुआ? अब देखो 1498 में, एक मिनट यार, 1498 में पोर्चुगल से एक आदमी और निकला। अब बहुत लंबी कहानी है, पहले बार्थोलोमेओ डियाज नाम का आदमी आया, उसमें डरो मत, तुम सिंपल याद रखो। एक आदमी आया और यहाँ पहुँच गया। अच्छा, ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट चलता है, हवाएं चलती हैं समुद्र में, तो वो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, खाली समुद्र में आवाज़ें करती हैं। तो जो सेलर होते थे वो डर जाते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। कुछ लोगों ने हिम्मत की,
वो लंबी कहानी है, तुम सीधा एक नाम याद रखो, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहाँ पहुँचा। अब यहाँ का एक व्यापारी था जैमोरिन, सॉरी जैमोरिन तो यहाँ का, वो एक मिनट, अबुल मजीद, हाँ अबुल मजीद नाम का एक व्यापारी था। अबुल मजीद से मिला कौन? वास्को डिगामा। उसने बोला यार मैं इंडिया की खोज करने निकला हूँ, इंडिया को ढूंढने निकला हूँ। इंडिया था, इंडिया बहुत हज़ारों सालों से था, अमेरिका नया मिला है। अभी ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की भी खोज होगी, सुनते जाना। उसने बोला यार मुझे व्यापार करना है, चलो लेके गया। ये यहाँ पहुँचे केरल। केरल का एक राजा था जैमोरिन। जैमोरिन से वास्को डिगामा मिला और उसने मसाले अपनी शिप में भर लिए। अब तुम बोलोगे सर इन्होंने व्यापार करने क्यों दिया? इंडिया को भी तो सोने और चांदी के सिक्के मिल रहे थे, उन्हें थोड़ी पता है कि आगे क्या होगा। तो भाई मेरे पास मसाले हैं, मैं मसाले बेचता हूँ, तुम भी ले जाओ। जब वास्को डिगामा मसाले भर के लेके गया तो उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। मतलब उसने 1 रुपया लगाया और 60 रुपये कमाए। ये तो गजब मुनाफा है भाई, 10 रुपये लगा के 600 कमा रहे हो। अब जब पहुँच गए वास्को डिगामा कहाँ वापस, तो पूरे यूरोप में बातें फैली कि भैया ये तो गजब व्यापार है। इसलिए तुम देखोगे बाद में धीरे धीरे करके पोर्चुगल आया, फिर उसके बाद डच आए, हॉलैंड आया, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया, सारी यूरोप की कंट्रीज़ धीरे धीरे इंडिया में आई। वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कैसे, क्यों आई, कब आई, सब आए। उसी में सबसे आखिरी तक कौन टिका रहा? इंग्लिश। सबसे ताकतवर इंग्लिश रहा। आखिरी में पोर्चुगल गया गोवा से, पर इन सब में सबसे ताकतवर कौन निकला? इंग्लिश। तो रूल किसने किया? इंग्लिश ने। शुरू सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगीज़। कौन? वास्को डिगामा। ठीक है। अब होता क्या था, ये लोग व्यापारी मेंटालिटी के लोग हैं, ये दुनिया में नई नई जगह खोजते थे। ऐसे ही पोर्चुगल ने ब्राज़ील भी खोजा हुआ है, अमेरिका खोजा है। ऐसे ही एक थॉमस कुक नाम का आदमी था। क्या नाम का? थॉमस कुक। थॉमस कुक 1802 में ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ये कोई देश नहीं थे, यहाँ ट्राइब्स रहा करती थी। इंडिया, इजिप्ट, चाइना ये देश थे, ये कल्चर थे। अब हुआ क्या, अब ये जगह खाली मिल गई, तो जो यूरोप में बदमाश होते थे, क्राइम करते थे जो लोग, उन लोगों को सज़ा कहाँ भेज दिया जाता था? समझो बात को। अब उस समय फ़्लाइट नहीं होती थी कि दन्ने से उड़ के पहुंच गए। अभी तुमको बोलेंगे अमेरिका जाओ, खुश हो जाओगे, पर उस टाइम याद करो ना, ये पुराना टाइम। अब यहाँ पे तुम कोई क्राइम करते थे तो तुमको कहाँ पटक देते थे? यूएसए में। और क्राइम खतरनाक करते थे कहाँ पटक देते थे? ऑस्ट्रेलिया तो जेल हुआ करती थी यूरोप की। जैसे काला पानी हम लोगों का था अंडमान में, तुमने सुना होगा वीर सावरकर को अंडमान में काला पानी की सज़ा दे दी थी, तो उन लोगों के लिए ये जेल हुए करते थे। उस समय का टाइम याद करो ना, अभी का क्यों सोच रहे हो कि अमेरिका में हॉलीवुड है? अभी तो अमेरिका भेज दोगे, उस टाइम का टाइम याद करो। और समय ना फ़ोन ना कुछ, भेज दिया तो भेज दिया, फ़ोन ऑन कुछ नहीं होता था, फिर चले गए तुम। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू हुई। अब मान लो मैं एक क्रिमिनल हूँ और मुझको किसने भेजा है? मुझको भेज दिया इन लोगों ने यहाँ पे यूएस में, और मैं मान लो रहने वाला था यहाँ जर्मनी का। ऐसे और क्रिमिनल्स आए, कोई इटली का क्रिमिनल आ गया, कोई स्पेन का क्रिमिनल आ गया, कोई यूके का आ गया, ब्रिटेन का आ गया, कोई एस्टोनिया का आ गया, बहुत जगह के क्रिमिनल्स आके मिले। अब मैं जर्मन बोलता हूँ तो मैं जर्मन बोलता था अपने आप को। कोई बंदा आया, आयुष आया मान लो, वो कह रहा है मैं स्पेनिश हूँ, स्पेन बोलता हूँ। अब एक बात बताओ, मैं जर्मन हूँ, यहाँ पे मैंने किसी ऐसी लड़की के साथ सेक्स कर लिया जो स्पेन की थी, अरे सेक्स तो होगा, शादी भी होगी, प्लेन तो है नहीं वापस पकड़ के चले जाओ। अब ये जर्मन, बीवी स्पेनिश, बच्चा कौन कंट्री का है? चलो मैं तुम्हारी बात मान गया कि जर्मन बोलो भैया, आप पेट्रियार्कल रहते हैं,
कि बाप का जो है वही मानेंगे। अब ये जर्मन और स्पेनिश मिक्स है बच्चा। अब इसने शादी कर ली कोई मान लो ब्रिटेन की लड़की से, वहाँ तो सब आ रहे थे ना। फिर ये प्रोडक्ट निकल के आया जर्मन, स्पेनिश और ब्रिटिश। अब इसकी आगे तुम्हारे पोते की शादी हो गई मान लो किसी फ्रेंच से। हर जगह के क्रिमिनल्स आ रहे हैं। तो अब ये बताओ ये बच्चा अपने आप को किस देश का बोलेगा? यहाँ से शुरुआत हो गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसलिए तुम देखो अमेरिका बहुत लिबरल है, बहुत खुले विचारों का है। पॉर्न सबसे ज़्यादा अमेरिका में बनती है, गजब फ्रीडम है वहाँ, नंगे घूमो। इंडिया में अगर तुम इंडिया का फ्लैग चड्डी होती, चड्डी इंडिया की फ्लैग की चड्डी पहन के घूमो, अभी जेल में डाल देंगे। और तुमने अमेरिका में देखा होगा अमेरिकन चड्डी पहन के घूमते हैं वो लोग, अमेरिकन फ्लैग की, जहाँ चाहते वहाँ पहन लेते हैं फ्लैग, नंगे घूम लेते हैं। तुमको कई बार बताया है फादर्स डे क्यों मनाया जाता है, उनको पता ही नहीं उनके फादर कौन है। तुम खुद सोचो इंडिया में फादर डे, यार जब तुम फादर डे मदर डे बना रहे हो, अब एक्सेप्शंस कैन बी एवरीवेयर, बट तुम बचपन से देख रहे हो ये फादर है ये मदर है, तो काहे का फादर डे? तुम तो रोज़ सेलिब्रेट करोगे ना, स्पेशली फादर डे, क्योंकि उनको पता ही नहीं फादर कौन है। वहाँ जैसे इंडिया में आधार कार्ड चलता है, अमेरिका में ग्रीन कार्ड चलता है। ग्रीन कार्ड में वहाँ मदर्स नेम लिखा होता है, अपने यहाँ फादर्स नेम लिखा होता है, वहाँ मदर्स नेम लिखा होता है, क्योंकि मदर तो कन्फर्म है पर फादर कहाँ कन्फर्म है? तुम बताओ। हंसने की बात नहीं, जेन्युइन बात बता रहा हूँ तुमको, मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बनाई इस माइंडसेट से। मैं बिना लॉजिक के कोई चीज़ बोलता ही नहीं हूँ, मैं बिना लॉजिक के नहीं बोलता हूँ भाई। पूरा लॉजिक तुमको समझाया तो ये तुमको ये चीज़ अच्छे से समझाई तो कल्चर ही वो है। अब तुम देखो इसके बाद वैलेंटाइंस डे का क्या मतलब है, हर साल क्यों बना रहे हो? अब एक हिंदू छोड़ो इसमें, पर एक इंडिया के भी जो मुस्लिम्स हैं तो मोस्टली देखो एक ही शादी करते हैं। इस्लाम उनको परमिशन 4 शादी की देगा, पर कल्चर एक चीज़ होती है, कल्चर का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जो इधर का कल्चर है, साउथ एशियन कल्चर है, ये वाला कल्चर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये साउथ एशियन कल्चर है। यहाँ के तुम इस्लाम में भी देखोगे कास्ट सिस्टम मिल जाएगा, इधर वेस्टर्न इस्लाम में नहीं मिलेगा। वेस्टर्न इस्लाम में 4 मैरिज इज़ वेरी कॉमन, इस्लाम अलाउज 4 मैरिज, बट तुम देखो साउथ एशिया के जो मुस्लिम्स होंगे उनकी मोस्टली एक ही बीवी होती है, मोस्टली, क्योंकि कल्चर वही है, कल्चर तो सेम है ना। अब तुम देखो यहाँ वेस्टर्न वाला इस्लाम देखो, मज़ार में फूल वूल नहीं चढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन तुम यहाँ देखो वेस्टर्न इस्लाम देखो सऊदी वाला, वहाँ पे भजन कीर्तन और गाना संगीत कुछ नहीं होता है। इंडिया के इस्लाम में तुम अगर गए होगे मज़ारों में तो तुम देखो अगरबत्ती, फूल, हाँ तुम गाने भी वो गाना भी बजता है, गाना बोल रहा हूँ उसको क्या कहते, सूफी जाओ गाना गाते हैं, कूं फाया कूं फाया कूं फाया कूं, जबकि म्यूज़िक इज़ बैन इन इस्लाम, लेकिन तब भी कूं फाया कूं गाया बना है। तो कोई चीज़ होती कल्चर, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं होता, कल्चर वहाँ का ऐसा है। अब इंडिया का कल्चर कैसा है, एक शादी वाला, मैरिज को सेक्रेड मानते हैं, एक प्योर चीज़ मानते हैं। तो जैसे हिंदू धर्म बोलता है 7 जन्म तक शादी हो गई, इस्लाम में ये चीज़ बोली नहीं जाती, लेकिन तुम मोस्टली देखोगे तो मुस्लिम्स की भी एक ही बीवी होती है इधर, और बहुत लॉयल होते हैं, सभी होते हैं लॉयल। अब लेकिन तुम वेस्टर्न कल्चर देखो, वहाँ मैरिज को बहुत सेक्रेड नहीं मानते हैं। तभी तो वैलेंटाइंस डे है कि हर साल 14 फरवरी को क्यों मनाना पड़ रहा है, क्योंकि हर साल वैलेंटाइन बदल सकता है। इस साल किसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगले साल किसी और को, हो सकता है अगले साल किसी और को, फादर कोई फिक्स नहीं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, कल्चर है बस, अमेरिकन कल्चर है। हाँ वो बना ही इस पे है भाई। अच्छा तुम एक बात बताओ, जेनेटिक्स कोई चीज़ तो होती है। अभी मैंने तुमको बताया
मैं रट के कुछ नहीं बताता भाई। अभी मैंने तुमको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी पॉपुलेशन है उतना आदमी इंडिया में ट्रेन में चल रहा है, तो मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया की, और तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी है? अब ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन तुम समझो 140 करोड़ में से 11 खिलाड़ी निकाले, और इधर 2 करोड़ से 11, और ये हर बार पटक के जाके पटक देते हैं, जब चाहते पटकते हैं, जब चाहता है ऑस्ट्रेलिया तब मारता है, क्योंकि उनकी साइकी वही है कि जीतो, साम दाम दंड भेद, वो उसी जीन से निकल के आए हैं। तुम देखो उनके अपने यहाँ क्या होता है, कॉपी पे पैर लग गया, इररिस्पेक्टिव हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो रिस्पेक्ट में ऐसे लेता है, क्योंकि हम लोग अपनी चीज़ों को वैल्यू करते हैं। अभी देखो जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था तो मिचेल मार्श का एक फ़ोटो आया था जिसमें वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था। उनका कोई कल्चर नहीं है, उनका बस कल्चर वही है, जीतो, साम दाम दंड भेद, सब कुछ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तभी तो मदर, नहीं तो तुम बताओ ग्रीन कार्ड में मदर्स नेम क्यों है? क्योंकि मदर फिक्स है, फादर फिक्स ही नहीं है। कहाँ फिक्स है फादर? अब तुम्हारा एक सेक्स हुआ मान लो एक्स डेट को, एक्स और वाई के बीच में, अब हो सकता है इसके स्पर्म से कच्चा कंसीव हुआ हो, उन्होंने फिर किसी एम नाम के बंदे से सेक्स कर लिया है, अब एम को लग रहा है हम फादर, एक्स फादर एक्स है, फिर इधर कोई जेड नाम के बंदे से भी सेक्स कर लिया है, जेड को लग रहा है हम फादर। तो पता कैसे चल रहा है? पता कैसे चलेगा? प्रूफ क्या है? फादर कौन? इंडिया में नहीं है भाई, क्योंकि इंडिया में 98-95% केसेस में फादर ही होता है। वहाँ नहीं है भाई, वहाँ फ्रीडम है इतना। तुम देखो गे मैरिज, गे राइट सबसे पहले कहाँ शुरू हो रहे हैं? वेस्ट में। गे को राइट सबसे पहले वो लोग दे रहे हैं, वो लोग थोड़ा प्रोग्रेसिव है। मैं इसीलिए तुम देखो आगे भी हैं बहुत चीज़ों में, आगे चलते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट वही है, सिस्टम से बाहर निकल के काम करने का माइंडसेट। कंपनीज तुम देखो 140 करोड़ की आबादी है, एक को गूगल पैदा हुआ, एक भी अमेज़ॉन, एक भी एप्पल, कुछ नहीं, ट्विटर कुछ पैदा कर पाए इंडिया में? नहीं। इनके यहाँ तुम देख लो, क्योंकि इनके यहाँ ये सब नहीं है। भारत देखो, रिस्पेक्ट बहुत है मेरी भी, लेकिन इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब नहीं है। कॉपी गिर गई तो पैर छुओ, चीटिंग मत करो, साम दाम दंड भेद, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर गोल है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही गोल है। नहीं तो तुम सोचो, ज़रूरत नहीं थी इंडिया को, मैं ये बात तुम्हारी मान रहा हूँ, लेकिन यही लोग क्यों निकले? अब उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो यही लोगों की चुल क्यों कट रही थी भाई, कि वहाँ चलो, यहाँ चलो, अमेरिका खोज लो, यूएस खोज लो, निकल तो तुम भी सकते थे। और शोर तो भाई इंसान, डर तो इनको भी लगा होगा ना, लेकिन ये क्या करते हैं डर के आगे? आज भी देख लो, आज भी देख लो। एक चीज़ होती है जीडीपी। जीडीपी मतलब ये समझ लो एक देश की कितनी इनकम है, सीधी सीधी सी बात है। हाँ, जीडीपी मतलब किस देश की कितनी इनकम है। इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और इनकम लगभग $1 ट्रिलियन है। सेम जीडीपी, सेम इनकम एप्पल की भी है। मतलब अगर एप्पल एक देश होता तो इंडिया के बराबर की जीडीपी है एक कंपनी की, एक कंपनी की। बांग्लादेश तो उसके सामने कहीं अट्टा ही नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश तो कुछ है ही नहीं। उनका माइंडसेट ही है, ये मैंने तुमको बताया उनका माइंडसेट कहाँ से बना है। वो सब हार्ड लाइन क्रिमिनल्स थे, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते चले गए। और तुम हमेशा देख लो, टॉपर से ज़्यादा सक्सेसफुल बैक बेंचर हो ही जाता है। थोड़ा जुगाड़ू रहता है वो, सब जुगाड़ू टाइप के लोग हैं। अब तुम देखो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिमिनल्स, यही ब्रिटिश लोग ज़्यादा के बस गए। न्यूजीलैंड
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। अब इनकी मदर कंट्री क्या है, सारे इंग्लिश बोल रहे हैं। यूके, ब्रिटेन, ये था पहले से, तो अपनी मदर कंट्री इसको मान, सबकी लैंग्वेज देखो इंग्लिश है। और ऐसा नहीं है, अब तुम बोलोगे नहीं भैया बहुत चालाक हैं, ये हैं वो हैं, ये प्रोग्रेसिव ही इतने हैं। अभी तुम इंडिया में कोई कह देंगे कि ब्रिटिश एथनिसिटी का, ब्रिटिश मूल का आदमी पीएम बनेगा तो बवाल हो जाएगा। इंदिरा गांधी उस पर, सोनिया गांधी पे कितना बवाल काटते हैं। और लेकिन यूके में देखो अभी कौन है पीएम, ऋषि सुनक। वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहे भाई। अभी इंडिया में बन जाए कोई ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश एथनिसिटी का, तो बवाल काट देंगे। इटली से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, और उनका पीएम देखो कौन है। अमेरिका की इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला नेहरू, कहाँ की है, कमला हैरिस, सॉरी कमला हैरिस कहाँ की है, इंडियन ओरिजिन की है, बनाए हुए हैं। सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, कहाँ का है, इंडिया का। वो लोग धर्म, जाति, इन सब से ऊपर सोचते हैं। वो मेरिट पे काम करते हैं, बस मेरिट, तुम उस काम के लायक कितने हो, कितने अच्छे हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा रिलीजन क्या है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तुम गे हो, तुम क्या हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी मेरिट होनी चाहिए बस। इसलिए तुम देखो जितना टैलेंटेड आदमी सब अमेरिका भागता है। और तुम आज भी देख लो, कनाडा देखो, वहाँ सरदार जाते हैं, कनाडा कभी रोकता थोड़ी है। तुम टकले को कंघी बेचने की कला जानते हो, तुमको अमेरिका तुरंत बोलेगा। सच है ये सच है। तुम टकले को बेचना सीख जाओ, अमेरिका तुरंत तुमको ग्रीन कार्ड देगा कि आओ बेटा तुम्हारी ज़रूरत, आधार कार्ड जैसे अपना, वहाँ का नागरिक बना देगा, तुरंत सिटीजनशिप देता है। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए, तुम बोलो मुझे घूमने जाना है, भगा देगा। और तुम कोई स्किल लेके चले जाओ, बस उनको ये दिखा दो कि मैं तुम्हें मुनाफा पहुँचाने लायक आदमी हूँ, वो तुरंत लेगा, तुरंत। तभी तो बोलो टकले को कंघी बेच दे, मुनाफा तो होएगा ही ना। टकले को कंघी धगा था, कंघी बेचे जा रहा है कि तुम्हारे बाल आएंगे, तुरंत अमेरिका ले लेगा। अमेरिका तुरंत लेता है भाई, अमेरिका तुरंत लेता है। और उसको कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, बस तुम्हारे अंदर कला होनी चाहिए कैसी भी। अभी यूएस की क्रिकेट टीम देखी, वर्ल्ड कप खेल ली है, उसमें मोस्टली देखो इंडियंस हैं। हाँ, और उनकी टीम अच्छा इतना नहीं खेली, लेकिन नए के हिसाब से बहुत अच्छा खेली। क्यों खेली? क्योंकि उनके पास हर जगह का टैलेंट आ जाता है। एक बॉलर नेत्र, वो इंडिया अंडर 19 खेलता था, वो अमेरिका चला गया। हाँ, हाशी मामला, शिमला नहीं, हाशी मामला। हाँ हाँ, वो क्या नाम है उसका, गुजराती है, मुन्नांग पटेल कुछ ऐसे नाम है। वो लोग बहुत टैलेंट को रिवॉर्ड करते हैं भाई। इसीलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ, ये सब रिलीजन, रेस, कास्ट, एथनिसिटी, ये बहुत छोटे तबके की सोच में होता है। यहाँ पे भी अभी अंबानी के पास चले जाओ, तुम भी अंबानी को समझा दो एक स्कीम, सर रिलायंस कंगी नाम से कंगी निकालूंगा, टकले को कंगी बेचने का दम है, तुरंत अपने साथ ले लेगा, बिना पूछे कौन से गांव से हो, क्या धर्म, क्या जाति, इसको मतलब नहीं, वो तुम्हें मुनाफा पहुंचा दो उसको बस। तो बात अमेरिकन नहीं है इसमें, माइंडसेट उसका अमेरिकन है। मुनाफा होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, स्किल होनी चाहिए तुम में। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम देखो अमेरिका में गन रखना अलाउड है, स्कूल ले जाते बच्चे गन। हाँ, अमेरिका में गन रखना, अमेरिका में गन लाइसेंस मिलना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे तुमको वो मिल जाएगा, मान लो, बहुत इजी है। कार खरीदना जितना आसान है इंडिया में, उतना वहाँ गन खरीदना आसान है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी है? देखना, मिर्ज़ापुर में क्या बोलता है कि मिर्ज़ापुर अब अमेरिका बनेगा, डिफेंस भी गन से होगा, अटैक भी गन से होगा। अमेरिका में गन रखना बहुत आराम है, बहुत नॉर्मल सी बात है। गन बहुत नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे, डिफेंस को बहुत मानते हैं। बहुत अजीब सा देश है भाई, अजीब कुछ नहीं है, वो विनर एटीट्यूड है उनका, विनर माइंडसेट। मेरी हालत ख़राब हो जाए, मैं थक जाऊँ, मैं परेशान हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मुझे जीतना है बस। मैं टकले को कंघी बेच के रहूँगा।
चलें आगे आगे चलो, ये लिख लिया 5 आइज, आगे लिखो। इसके बाद लिखो द जीरो डेब्रिस चार्टर, द जीरो डेब्रिस चार्टर। इम्प्लीमेंटेड बाय, अभी समझा रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इम्प्लीमेंट, जैसे अपना इसरो है, इसरो है ना अपना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का नासा है, यूरोप का है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ट्वेल्व कंट्रीज signed it to make space debris neutral by 2030। बस ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, अभी मैं समझाता हूँ क्या है। समझ में आया? लिख लिया? डेब्रिस न्यूट्रल बाय 2030, ये लिख लिया। अब इसको समझते हैं, जल्दी बोलो यस। अब देखो ये क्या है, ये है अर्थ। अर्थ पे लगेगा सैटेलाइट। अगर तुमको स्टार देखना है तो क्या लगेगा? सैटेलाइट। अर्थ के आसपास ऐसी सैटेलाइट घूमती रहती हैं। हमारी एक नेचुरल सेट, एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड सैटेलाइट। तो सैटेलाइट मैन मेड, नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट एक है हमारे पास, जिसको तुम क्या बोलते हो? मून। बाकी हमने भेज रखी हैं। अब हर कंट्री अपनी अपनी सैटेलाइट भेजता रहता है। स्टार स्पोर्ट्स की सैटेलाइट होगी, जी की होगी, गूगल मैप्स की अपनी एक सैटेलाइट होगी, किसी भी चीज़। अब देखो जैसे यहाँ से मैंने सिग्नल भेजा, अरे भैया अंजना ओम कश्यप यहाँ मुंबई से बोल रही थी, नोएडा से, मुझे घर पे देखना है तो सिग्नल ऊपर जाएगा, ये मेरे घर पे आ जाएगा। अब मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज़ में, इस कोने में, अब मुझे देखना है इस कोने में, सैटेलाइट। समझ? अब देखो होता क्या है, कंट्री सैटेलाइट भेजती तो हैं, और जो भी चीज़ पैदा होगी उसका अंत होगा, ये तो नियम है। अर्थ का भी अंत होना है। अर्थ अपनी आधी लाइफ जी चुका है, ठीक 4.5 बिलियन लाइफ और बची है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आधी लाइफ, जो चीज़ पैदा होगी वो चीज़ का अंत होता है। अब ये सैटेलाइट हमेशा तो अच्छी नहीं रहेंगी। अब होता क्या है, कंट्री सैटेलाइट ऊपर भेज तो देती हैं, और जब वो ख़राब हो जाती हैं तो उनको ऊपर ही पड़ा रहने देती हैं। तो ये एक तरीके का वेस्ट है। जो सैटेलाइट ख़राब हो गई, अब कोई काम की नहीं है, वो वेस्ट ही तो है। वेस्ट को दूसरी लैंग्वेज में जंक भी बोलते हो, जंक फूड। और वेस्ट को एक हम ये भी बोल सकते हैं डेब्रिस। अब ये शब्द है बस, डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट। मलबा वाला मलबा, मलबा जानते हो? मलबे को अंग्रेज़ी में बोलते हैं डेब्रिस। तो ये एक तरीके का अंतरिक्ष का मलबा ही तो है, स्पेस का मलबा ही तो है ये। अब होता क्या है, रशिया ने लगभग 7,000 ऐसी सैटेलाइट ऊपर डाल रखी हैं जो अब कोई काम की नहीं है। अमेरिका ने लगभग 5,000 ऐसी सैटेलाइट डाल रखी हैं जो अब उसके कोई काम की नहीं है। तो इससे क्या बढ़ रहा है? अंतरिक्ष का क्या बढ़ रहा है? मलबा बढ़ रहा है, स्पेस डेब्रिस बढ़ रहा है। अंग्रेज़ी में स्पेस डेब्रिस, हिंदी में अंतरिक्ष का मलबा। तुम स्पेस डेब्रिस ही बोलोगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो, अब इस मलबे को ख़त्म करना ज़रूरी है। क्यों? मान लो इंडिया ने यहाँ से कोई कभी लॉन्च किया रॉकेट, खैर हम लोग सब लोग कैलकुलेट करके ही करते हैं कि इससे टकरा ना जाए, पर मान लो किसी वजह से किसी दिन इससे टकरा ही जाए तो दिक्कत होगी अर्थ को। मान लो बाहर से आने वाला कोई, इसको क्या बोलते हैं यार, एस्टेरॉइड्स, जिसको बोलते हैं उल्का पिंड, कोई एस्टेरॉइड आ जाए, इनसे टकरा जाए तो दिक्कत होगी, है ना? तो अर्थ के लिए ये डेंजर है। बस अभी इतनी ज़्यादा है नहीं कि बहुत डेंजर क्रिएट हो, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है। स्पेस में जंक क्या हो रहा है? डेब्रिस बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए
इसको रोकने के लिए यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया में इसरो, अमेरिका में नासा, जापान की जाक्सा, याद नहीं करनी है, सबकी अपनी अपनी स्पेस एजेंसी हैं। तो यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये लोग एक कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, द ज़ीरो डेब्री चार्टर, मतलब स्पेस में मलबा कितना हो जाए, ज़ीरो। अब जो मलबा है ऑलरेडी उसे तो हटाया नहीं जा सकता, तो ये न्यूट्रल कह रहे हैं जितना है अब उतना ही रहने दो, बढ़ाओ मत। तो देखो कितनी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, 12। इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है। अब इसका मकसद क्या है, टू मेक स्पेस डेब्री न्यूट्रल बाय 2030। समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो, इतना आसान बना के करता हूँ यार। चले आगे, बढ़े आगे। हैं? अरे अभी तो आया है। अच्छा, इंडिया के देखो एक प्रॉब्लम ये भी है, इंडिया बहुत चीज़ों में पीछे रह जाता है बेचारा। अमेरिका की कितनी 5,000 सैटेलाइट ख़राब पड़ी हैं, रशिया की 7,000 ख़राब पड़ी हैं, तो चल कितनी रही होंगी? इंडिया की 60 से 70 ही ख़राब है। अब जब तुमने ज़्यादा कूड़ा किया ही नहीं तो बटोरने में तुम क्यों साइन करोगे? समझे मतलब? कहीं बता रहा हूँ, कहीं पे इतना कूड़ा हुआ, और ये तो अमीरी का कूड़ा है ना। मान लो हम सब लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, हमने यहाँ पे 50 स्मार्टफोन डिस्पोज करे अपनी फैमिली से। अब तुमने डिस्पोज किया एक यार, एक दो ही डिस्पोज की। अब हम कहते हैं अरे पानी कूड़ा नहीं होना चाहिए, सब लोग साइन करो कि कोई कूड़ा नहीं फैलाएगा। तो हम तो साइन करेंगे, तुम क्यों उछलोगे? इसको साइन करने के लिए पहले गंदगी करने की क्षमता तो लाओ। ये तो रॉयल गंदगी है भाई, पहले स्पेस में सैटेलाइट तो डालो इतनी। समझ रहे हो? इंडिया बहुत महान कंट्री है, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जो सच है तो सच है। कुछ चीज़ों में बहुत पीछे हम लोग, और है नहीं पीछे। तुम बताओ चुनाव किस पे लड़ा जाता है? अभी वहाँ 2024 में चुनाव है, कहाँ पे? अमेरिका में, अभी नवंबर में। वहाँ मुद्दा पता है इस समय अभी क्या बन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, अभी उधर से जो बिडेन लड़ेगा, कौन लड़ेगा पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल रहा है कि मैं अगर आ गया इलेक्ट होकर, तो मैं जितने दुनिया के गुड ब्रेन्स हैं, जिनका IQ अच्छा है, उनको अमेरिका में लेके आऊँगा। ये उनका मुद्दा है चुनाव का, कि जो दुनिया के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके दिमाग अच्छा है, जो दूसरे कंट्रीज़ में बस फंसे पड़े हैं या किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको US लाऊं। जब तुम US आओगे, तुम टकले को कंगी बेचोगे, तो भैया कुछ कमा के टैक्स तो US को ही दोगे। अब सोचो, तो मुद्दा देख रहे हो उनका, उनके लोगों का दिमाग का स्तर समझ रहे हो? वो वोट इस पर डालेंगे जाके। बोल रहा है कि आई विल अट्रैक्ट गुड ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड टू US। थ्योरी होती है ब्रेन ड्रेन। इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता है, अच्छा ब्रेन है वो बाहर चला जाता है, ड्रेन हो जाता है। ड्रेन मतलब बह जाना, नाली, ड्रेनेज। इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता है। वो तो सोचो, मुद्दा देखो उसका इलेक्शन का, कि अच्छे जो ब्रेन्स हैं उनको मैं US करूँगा। और मुद्दा मंगलसूत्र, मटन, यही सब तो बता रहे थे वो। हाँ, धर्म, दंगाइयों को मैं कपड़े से पहचान लूँगा। अब तुम ये मुद्दा समझो और ये मुद्दा समझो, जहाँ की जैसी प्रजा वहाँ का वैसा राजा। जो आदमी सुनना चाह रहा है वो नेताजी बोल रहे हैं। मैं किसी नेता को गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बस ये बता रहा हूँ सोचने का अंतर कितना ज़्यादा है अभी। ऐसा नहीं इंडिया बेवकूफ़ है, इंडिया में भी ऐसा थोड़ी। अभी मेरे को तुम किसी US के इंसान के साथ खड़ा करो, मैं उसके ऐसा थोड़ी उससे डिबेट नहीं कर लूँगा। बस इंडिया में वैसे सोचने वाले बहुत कम हैं, 10 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़। अब 12 करोड़ लोग अगर ये चीज़ समझ भी लेते हैं कि मोदी जी इस पे बात करो कि अच्छे दिमागों को इंडिया में कैसे लाओगे, तो हम बेटा 12 करोड़ वोट दे भी देंगे, तो
बाकी का 128 करोड़ है, ये चुनाव जिता देगा उसको, दूसरे को। उसको ज़रूरत नहीं ना, उसको इस आदमी से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिस्टोटल क्या बोलता है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। क्यों? गधों की सरकार, हर आदमी का एक वोट, अब वो आदमी चाहे जैसा हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे जितनी सोच हो, वोट तो एक ही है। क्या क्या दिक्कत, गांव में यही तो होता है। मटन पार्टी करा दी, दारू पार्टी करा दी, पैसा बंटवा दिया, नाच करा दिया, और जीत गए। यही तो होता है। शहरों में ट्रक रख भेजी जाती है कि वोटर भर लाओ, होता है कि नहीं? और आदमी जा जा के चाप के वोट दे देता है। यही वर्ड तो बोलता है, चाप के मटन खाए रहे। मटन यही सब होता है। तुम अभी देखो तो, अभी जब हम लोगों के चुनाव होते रहे थे तो क्या क्या मुद्दे थे चुनाव के, यही सब तो चुनाव के मुद्दे थे। हाँ, और आदमी खुश है उसमें। इतना समझाओगे तो पागल हो जाएगा, कहेगा बेवकूफ़ हो क्या, मारेंगे तुमको। लिखो 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग। एक चीज़ और बता दूँ, 3D प्रिंटिंग को जब अच्छे से आ जाएगी मार्केट में तो मशीन बनना बंद हो जाएगी कोई भी टाइप की। अब सोच लो कितनी बड़ी चीज़ है। अब क्या है 3D प्रिंटिंग? 2D प्रिंटिंग समझते हो? ये जो प्रिंटर से निकलता है ये 2D, क्योंकि इसमें दो प्लेन्स हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इसी में जेड एक्सिस और निकाल दो तो 3D। ये पोडियम 3D है, ये कागज़ 2D है, समझे? अभी हम लोग ये निकाल सकते हैं, हर चीज़ 3D है। ये पेन 3D है, मैं 3D हूँ, ये कुर्सी 3D है, ये कागज़ 2D है। तो देखो कागज़ की कॉपी बनती है कि नहीं, फोटो कॉपी, 3D यही है। 3D कहता है ये पेन डालो और ऐसे ही पेन निकाल देगा जैसे कागज़ निकालता है। आज जाके यूट्यूब पे सर्च करना 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम है एडिटिव प्रिंटिंग। अब जब 3D प्रिंटिंग आ जाएगी तो मशीनें बंद हो जाएंगी। मुझे जूते बनाने, मैंने ये जूता डाला मशीन में, बड़बड़ बड़बड़ ये जूता बन के आ जाएगा। आज घर पे जाके गूगल पे सर्च करना 3D प्रिंटिंग। समझ में आ रहा है? अभी अपने इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में मतलब स्मार्टफोन 2004-5 में याद है कैसे थे, और आज स्मार्टफोन देखो कैसे हैं। कीपैड वाला फ़ोन था 2003 में, और आज फ़ोन कैसे हैं। बस यही समझ लो 3D प्रिंटिंग का अभी ये वाला स्टेज चल रहा है, चुटपुट चुटपुट वाला फ़ोन। 20 साल के अंदर वो एप्पल का वो जो 15 प्रो मैक्स है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग का भी क्रेज़ है दुनिया में। अब हुआ क्या है, इंडिया का एक स्टार्टअप है, देखो अब अच्छी चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, वो तो हमेशा से रही हैं लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं होती, क्योंकि आज अपने यहाँ हीरो वर्शिपिंग बहुत अलग है ना। अपने यहाँ तो शाहरुख खान, सलमान खान के लिए पागल रहते हैं। अभी कोई बोले इसरो का साइंटिस्ट है तो उसका कोई फ़ैन बेस ही नहीं है। मेरे जितने फ्रेंड्स IIT से पढ़े हैं वो कोई भी इसरो में नहीं गया। इसरो एक दो में इसरो प्लेसमेंट लेने पहुंचा, कोई नहीं बैठा इसरो की प्लेसमेंट में, इतना सैलरी नहीं देते। अब चलो मान लो अगर आदमी कम पैसे में काम भी करे तो इतनी हीरो वर्शिपिंग नहीं है। चलो मान लो अगर मेरी हैसियत 6 लाख रुपए महीने कमाने की थी, बट सरकार ने मुझे बोला अब मैं आपको 1 ही लाख रुपए दूंगा, पर 1 लाख के एवज में मैं आपको बहुत फ़ैन फॉलोइंग दे दूंगा, आपका लोग इज्जत सम्मान प्यार बहुत करेंगे, तो भी आदमी माने। इंडिया में वो है ही नहीं। इंडिया में मानेगा वो अजय देवगन कोई। तो बहुत सारी कल्चर में ही प्रॉब्लम्स हैं। अब इंडिया में देखो एक कंपनी आई, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। अग्निकुल पूछ सकता है, अग्निकुल कॉस्मॉस। इन लोगों ने पहला 3D इंजन तैयार किया है, 3D इंजन। दे हैव लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D इंजन रॉकेट। समझे क्या मतलब? उसमें जो इंजन लगती है
उसको 3D प्रिंटर से बना दिया है अग्निकुल कंपनी ने, ये स्टार्टअप है। इंडिया में 2019 तक स्पेस में सिर्फ सरकार काम कर सकती थी। कुछ सेक्टर होते हैं जिसमें सिर्फ सरकार काम कर सकती है, आर्मी, प्राइवेट अलाउड नहीं होता। अमेरिका में देखो प्राइवेटाइजेशन अलाउड है। इलॉन मस्क 2019 इंडिया के स्पेस में क्या आया था? प्राइवेटाइजेशन। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। अभी कोई इतनी खास उम्र नहीं हुई है कि मैं ये एक्सपेक्ट करूं तुमको आना चाहिए। मेरे पढ़ाने के बाद आना चाहिए। आराम से पूछो, बिना टेंशन, एकदम टेंशन फ्री। आज पूछ लो, 2 साल बाद नहीं पूछोगे। आज नहीं पूछोगे, 2 साल बाद फिर परेशान होगे। अब देखो वही है, मैं हर बार क्या बताता हूँ, ना कोई चीज़ ब्लैक होती है ना कोई चीज़ वाइट, हर चीज़ क्या होती है? ग्रे होती है। उसे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब देखो हम बताते हैं। ये यहाँ तक लिख लिया? पक्का? पक्का? ये वर्ल्ड का पहला क्या है? 3D प्रिंटेड इंजन। इंजन ही 3D प्रिंटिंग से बना दिया है। और इंडिया में स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कब आया? 2019। अब देखो प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा? खुद लगा के देखते हैं, खुद सोच के देखते हैं। 2 फैक्ट्रियां हैं, ये सरकारी है, ये प्राइवेट है। पहले देखो, प्राइवेट को फ़र्क नहीं पड़ता। रिक्रूटमेंट के टाइम जब प्राइवेट इसमें लोगों की भर्ती करेगी तो किस पे करेगी? सिर्फ और सिर्फ स्किल पे। पब्लिक करेगी तो उसको वेलफेयर भी करना है, कल्याणकारी भी है, तो रिजर्वेशन को भी तरजीह दे देगी, भले मेरिट थोड़ा किल हो जाए। पहला रीज़न। दूसरा देखो, प्राइवेटाइजेशन में एक आदमी 4 आदमी का काम करता है। प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन बहुत अच्छा हाई होता है। अब कंपटीशन हाई होता है तो चीज़ अच्छी बनती है। अगर हमको मालूम है कि यहाँ पे एक ही आदमी की सीट है तो रेस लगेगी ना तगड़ी। सरकारी में ये नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन में तुम्हें कभी भी निकाले जाने का डर है तो तुम काम ताकत से करोगे, सरकारी में ये नहीं है। अब लेकिन अब तुमको इसमें सब अच्छा क्या दिख रहा है? प्राइवेट में दिख रहा है। लेकिन अब तुम प्राइवेट का वो देखो, बदमाशी। अगर तुम प्राइवेट नौकरी करते करते या प्राइवेटाइजेशन वाले सेक्टर में बीच में कहीं मर गए तो इसको कोई मतलब नहीं। इसको तुम्हारे पेंशन से कोई मतलब नहीं, इसको तुम्हारे बुढ़ापे से कोई मतलब नहीं। तो वेलफेयर नहीं हो पाता। अब इंडिया जैसे देश में वेलफेयर ज़रूरी है क्योंकि अभी हम नए नए आज़ाद हुए हैं, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ वो काम करेगा जहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्राइवेट को बोलोगे जाके गांव की रोड बनाओ, नहीं बनाएगा। प्राइवेट कहाँ रोड बनाएगा? जहाँ पे टोल अच्छा वसूल होगा, क्योंकि अगर उसने 50 लाख लगाए हैं तो उसको 60 लाख। सरकार ये नहीं होता है कि 50 लगाएं तो 60 निकालना है। तो सरकार वहाँ जाती है जहाँ प्राइवेट नहीं जा पाता। प्राइवेट सेक्टर को तुम अभी बोलोगे कि सबको साफ पानी, तो प्राइवेट उसी को देगा जो पानी के पैसे देने लायक होगा। सरकार सबको दे देगी बेसिक कम्युनिटी मानकर। अब प्राइवेट में दिक्कत क्या है? प्राइवेट है तो बहुत बढ़िया, पर प्राइवेट में डेवलपमेंट और ग्रोथ सिर्फ कुछ ही वर्ग की होती है, ऊपर के लोगों की। अडानी ने अगर लखनऊ एयरपोर्ट लिया है तो उसको पता है एयरपोर्ट पे अमीर आदमी आ रहा है तो मैं वसूल लूँगा। अभी तुम अडानी को बोलो टेम्पू स्टैंड बनाओ, पब्लिक टॉयलेट बनाओ, शौचालय बनाओ, नहीं बनाएगा, सरकार बनाएगी। सरकार वो काम भी कर देती है, पब्लिक वो काम भी कर देता है जहाँ पे प्रॉफिट हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। फ्री एजुकेशन, सरकारी स्कूल, सरकार को पता है घाटे पे चल रहा है पर एजुकेशन ज़रूरी है, बोलो चलाने को, नहीं चलाएगा। अभी आज मान लो देश में कानून आ जाए कि सरकार अब कोई रोल नहीं प्ले करेगी किसमें? एजुकेशन में, तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे कि सरकारी स्कूल की वैसे भी हालत ख़राब थी, बढ़िया है ये वो। लेकिन एक बात बताओ, फिर कितने लोग पढ़ा पाएंगे? अडानी थोड़ी फ्री में पढ़ाएगा।
ये जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इतनी सस्ती सस्ती, तुम प्राइवेट की फ़ीस देखो और सरकारी की। ये हमेशा याद रखो, प्राइवेट का मतलब ही है क्या? प्रॉफिट। चैरिटी में कोई नहीं काम करता। अब प्राइवेट अच्छा इसलिए करता है कि उसे कंपटीशन में रहना है। प्राइवेट में एक बेनिफिट ये है, क्योंकि प्राइवेट में असलियत में फ़ायदा कंज्यूमर ही का होता है। क्योंकि देखो, मान लो जैसे ये बर्गर बना रहा था, ये 30 रुपए का दे रहा था, पड़ता था इसको 15 ही का। बगल में कोई आएगा, 15 का पड़ रहा होगा, ये 25 में देने लगेगा। फिर बगल में कोई आएगा, 15 का पड़ रहा होगा, ये 20 ही में देने लगेगा। तो फ़ायदा अल्टीमेटली किसका हो रहा है? कंज्यूमर का। कंज्यूमर का ही तो फ़ायदा हो रहा है, जो उपभोक्ता खरीदने आया है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं सब। पब्लिक में नहीं है। अब तीनों कंपनी, मान लो सरकारी बर्गर कंपनियां होती, लेना है लो, नहीं तो निकलो। यही तो होता है। सरकारी कैंटीन वैंटीन चले जाओ, सरकारी बैंक चले जाओ तो कोई चीज़ का ब्लैक और वाइट नहीं है, ग्रे है। बस कोशिश करो, पढ़ लिख के अपनी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट की तरफ ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि प्राइवेट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा बेटर होती है। तुम SBI चले जाओ, तुम एक्सिस बैंक चले जाओ, एक्सिस बैंक ब्याज कम देगा, मेंटेनेंस ज़्यादा लेगा, लेकिन एक्सिस बैंक बैठ के देख लेना और SBI में बैठ के देख लेना, तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सरकारी स्कूल चले जाओ, प्राइवेट स्कूल चले जाओ, तो तुमको अपना सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो लाइफ ऐसी बना लो कि प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड हो जाओ। सरकारी बस और प्राइवेट बस। सरकारी बस में कोई सीट देखी तुमने आज तक सही? उसमें बुरा वो निकल रहा होता है, क्या बोलते हैं उसको अंदर फोम भरा होता है ना सरकारी बसों में, तो वो नहीं निकल रहा होता उसका। प्राइवेट में सब नहीं मिलेगा। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, तुम जहाँ जिस तबके पे खड़े हुए हो। हाँ, मैं भी बता रहा हूँ तुमको। ये लिख लिया, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड। इसके बाद का ट्रीटी, फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। ये पहला आदमी है जिसने स्पेस में 1000 दिन बिता लिए हैं। सरीना विलियम्स, सुनीता विलियम्स नहीं, लिखो ओलेग कॉनोमैन। 1000 कॉनोमैन, इसने कितने दिन स्पेस में बिता दिए हैं? 1000 प्लस। ये कहाँ का है? ये पूछ सकता है, रशिया का। अच्छा, स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब क्या है? अगर मैं 9वीं फ्लोर पे खड़ा हो जाऊं किसी बिल्डिंग के, तो मैं अंतरिक्ष में हूं। और 17वीं फ्लोर पे, 50वीं फ्लोर पे, तो मैं कब पहुंचूंगा अंतरिक्ष? कब? कोई लिमिट होगी ना। तो कब खत्म होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर? स्पेस कब स्टार्ट होगा? अंतरिक्ष कब स्टार्ट होता है? अंतरिक्ष घूम के आया, तो कब घूम के आया? और अंतरिक्ष है कहाँ? ये अर्थ है। अर्थ के 300 किलोमीटर ऊपर तक एक इमेजिनरी लाइन हम मान के चलते हैं। इस इमेजिनरी नाम रखा गया है कारमन। कारमन लाइन के ऊपर जाते ही मतलब 300.1 स्पेस चालू। इसका मतलब अर्थ की ज़मीन से 300 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। 300 किलोमीटर से ज़रा सा भी आगे बढ़े, स्पेस चालू हो जाएगा। तभी लोग बोल रहे हैं ना स्पेस टूरिज्म आएगा, स्पेस घूमने जाएंगे। तो स्पेस घूमने क्या जाएंगे? ऐसे जाएंगे स्पेस घूमने। अभी वो गया था टकला, वो अमेज़ॉन का जेफ बेजोस, ये गए, तुमको लेके गए, यहाँ घुमाया, उतार लाए, तुमने स्पेस टूरिज्म कर लिया। बस
स्पेस टूरिज्म का मतलब ये थोड़ी तुमको जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो, वीनस घुमा के लाएंगे। बस 300 किलोमीटर के ऊपर स्पेस चालू हो जाता है। समझ में आया? नहीं आ रहा है? इसके बाद लिखो ब्लू फूड। ब्लू फूड क्या होता है? ब्लू फूड क्या होता है? सी फूड। जो खाना तुमको ओशियन से मिलता हो, केकड़े, क्रैब्स, सीवीड, साइनोबैक्टीरिया, प्रॉन्स, जितना खाना समुद्र से जो खाना मिल सकता है उस खाने को क्या बोलते हैं? ब्लू फूड। ये अखबार में एक टर्म आया इसलिए बताया। ब्लू फूड लिख लो, ब्लू फूड। बस ब्लू फूड के आगे डैश लगाओ, लिख लो मरीन या ओशियानिक फूड। अगर तुम रोज़ का रोज़ जाके रिवाइज कर लेते हो तो तुम कुछ भी लिखो, तुम्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने 2 दिन बाद रिवाइज किया तो ये जो सुन रहे हो वेस्ट हो चुका है। ऑनेस्टली बता रहे हैं। आज का आज रिवाइज कर लिया तो तुमको बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके। हाँ, तुमको मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, आगे लिखो इंटीग्रेटेड मिलिट्री थिएटर कमांड। मिलिट्री थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड मिलिट्री थिएटर कमांड। अब ये क्या देखो, अभी क्या होता है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स ये अलग अलग ऑपरेट करते हैं। के ऊपर एक सीडीएस नाम का पोजीशन होता है जो 2-3 साल पहले बनाया। आर्मी का हेड, नेवी का हेड, एयरफोर्स का हेड, इन सब के ऊपर क्या होता है, अभी गूगल कर लेना यार। और सीडीएस के ऊपर होता है डिफेंस मिनिस्टर। अब इंडिया में कह रहे हैं कि क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड्स मतलब अभी तुम कैंट चले जाओ, लखनऊ कैंट, तो तुमको वहाँ आर्मी का मिलेगा बेस। जोधपुर में तुमको एयरफोर्स का बेस मिलेगा। ये कह रहे हैं ऐसे बेस बनाओ कंट्री में जहाँ पे तीनों एक साथ बैठते हों, कि अगर कल को अटैक करना पड़े तो तीनों साथ में अटैक कर दें। जहाँ पे तीनों फोर्सेस बैठ जाएंगी उस जगह को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब समझते हो ना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इंटीग्रेटेड मिलिट्री थिएटर कमांड। इसका प्रपोजल है कि इंडिया में ये लाओ। और इन सब का हेड कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर। समझ में आया? तुमसे बस पूछ ले इंटीग्रेटेड मिलिट्री थिएटर कमांड क्या होता है, जहाँ पे तीनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हूँ एक साथ। समझ में आया? अभी इंडिया में एक भी नहीं है, नन इन इंडिया। चलें आगे। इसके बाद बस एक लाइन लिख लो, इसमें समझाने का कुछ। स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट आती है, एक स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट मतलब जो दुनिया के समुद्र हैं उनकी क्या हालत चल रही है। अब क्या चल रही है वो तुम ना जानो, बस इतना जानो निकालता कौन है, यूनेस्को। यूनेस्को कौन है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनेस्को। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। ये क्या करते हैं, स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट निकालता है। जो दुनिया में जितने समुद्र हैं उनकी क्या हालत चल रही है, कैसी हालत चल रही है, वो ये बताता है। ठीक है, एक लाइन और ऐड कर लो, जो मैंने अभी तुमको बताया था ब्लू फूड। ब्लू फूड मतलब क्या था, सी फूड। सी फूड मतलब मरीन फूड। इंडिया में जितना मरीन फूड होता है उसको बाहर भी तो हम बेच, जैसे दुनिया में सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड इज इंडिया। देखो फिश प्रोडक्शन में, मछली उत्पादन में, फिश प्रोडक्शन में रैंक 1 पे है चाइना, रैंक 2 पे कौन है, इंडिया। तो अब इतनी मछली होगी तो बाहर बेचने भी जाएंगे।
ये बेचने का काम करता है एम्पीडा, मरीन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम्पीडा काम किसके अंडर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल। समझ में आया? इंडिया में जितना फूड होता है, ब्लू फूड होता है, सी फूड होता है, इसको बाहर बेचते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोग मरीन फूड, ब्लू फूड नहीं खाते। कितने लोग यहाँ खाते हो? तुम खाते होगे, लेकिन वैसे खाते हो जैसे दाल चावल कि आज प्रॉन खाएंगे, लेकिन चाइना कोरिया यहाँ खाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम बेचने जाते हैं, बेचने के लिए सरकारी संस्थान है, उस सरकारी संस्थान का नाम है एम्पीडा, मरीन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मरीन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन मिनिस्टर है? पीयूष गोयल। फिश प्रोडक्शन में रैंक इंडिया की क्या है? 2, और चाइना की रैंक क्या है? 1। एक क्वेश्चन का आंसर दो। इंडिया में इनलैंड फिश ज़्यादा है कि बाहर की? इनलैंड मतलब इंडिया के अंदर ज़्यादा मछली होती है कि इस वाले एरिया में? अंदर। यही क्वेश्चन आता है, इनलैंड में ज़्यादा है। समझ में आया? पक्का? टफ हो रहा है क्या? हो तो रहा है बेटा, टफ हो रहा है ना। अब यार ये कैसे पता हमको अंदर ज़्यादा? बस यही है, इंडिया कम है भाई। तुम पॉन्ड वॉन्ड होता है जो बिहार में जाके देखो, जितना धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, उसमें साथ में मछली पाल देते हैं। होते हैं कि नहीं यार? इतना तो हम समझते हैं, गाँव जाते रहते हैं, तुम लोग इतना भी नहीं समझते क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। चावल की खेती होती है, उसमें मछली पाल देते हैं वो लोग, मछली बहुत होती है। बंगाल में जाओ, मछली कितनी होती है, धकाधक मछली खाते हैं। तुम मछली नहीं खाते हो क्या? हाँ, हम भी नहीं खाते हैं, हम भी नहीं खाते हैं, हम भी प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन तब भी इसका मतलब ये थोड़ी जानेंगे नहीं। बताओ गलत कह रहे हैं? कोई चीज़ करो ना करो, लेकिन आनी तो चाहिए ही। हाँ, डेवलपमेंट अथॉरिटी। अरे जैसे LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। IAS वाईएएस बन जाओ, इसमें तुम बिल्कुल अधिकारी रहोगे। अब वो कौन सी थी? अंटार्कटिका ट्रीटी वाली न्यूज़ ना। अब उसको फिर रोक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी मुझे एक क्लास और लेनी है। क्यों? सुबह से तो क्लास ले ही रहे हैं। अभी मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम समझो। और मैं तो टाइम पास भी नहीं करता हूँ, ये तो तुम लोगों को भी पता है। हाँ, अब एक और लूँगा क्लास। रेल हाँ, पता नहीं, कल क्लास लगी केमिस्ट्री की, देखते हैं। केमिस्ट्री की क्लास है, अभी एक और लेंगे, अभी लेंगे बेटा। हाँ।